हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पावर एजुकेशन। पावर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हाई स्कूल और इंटर अनसॉल्व पेपर को सॉल्व कराया जा रहा है। तो आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स सेट 2020 का पहला है, इसको हम लोगों ने एक पार्ट में कर लिया और आज इसको संभवतः कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, इस अनसॉल्व पेपर का जो क्वेश्चन है इसको भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे पीडीएफ, और आप लोग वहां से अपलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी थ्योरिकल क्वेश्चन है उसका हम पीडीएफ बना के उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख देंगे, और आप लोग एकदम आसानी से उसको अपने राइटिंग में नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और पिछले वीडियो में इतना प्यार दिखाने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इतना प्यार स्नेह बनाए रखने के लिए आप लोग का तहे दिल से आभार। और ऐसे ही आप लोग साथ बनाए रखिए, और हम लोग अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, ये अनसॉल्व का अग्रवाल का सेट हमारे पास क्या है, पहले लिख देते हैं। क्लास 12 सेट हमारे पास 2020, ये 2020 का सेट 1 जिसका कोड है हमारे पास XXS, और पार्ट ये 2 है। पार्ट कितना है? 2 है। ये पार्ट हमारे पास 2। और दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो की क्वालिटी और राइटिंग पर वर्क किया जा रहा है, जल्द इसमें सुधार मिलेगा। तो दोस्तों, हम लोग 5 नंबर तक कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का। तो यहां पर बोला गया है कि किरचॉफ के विद्युत परिपथ संबंधी नियमों की सहायता से संतुलन अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु के लिए सूत्र P/Q बराबर R/S प्राप्त कीजिएगा, जहां PQRS चारों भुजाओं के प्रतिरोध हैं। तो दोस्तों, यहां पर हमारे पास है किरचॉफ के विद्युत संबंधी नियमों की सहायता से संतुलन करना है व्हीटस्टोन सेतु। तो सबसे पहले दोस्तों, व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है? व्हीटस्टोन सेतु व्हीटस्टोन ब्रिज। तो दोस्तों, व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा परिपथ होता है जिसकी सहायता से हम लोग किसी एक तार के, या जो एक तार होता है उसका हम लोग प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। मतलब हमारे पास कोई एक ऐसा परिपथ होगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, इसे हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे क्या करेंगे, यहां पर आएगा किसी तार का प्रतिरोध, किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक ऐसी युक्ति बनाई गई, ऐसा लिख लें, बनाई गई युक्ति को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्या हो गया, किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए बनाई गई ऐसी युक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे, व्हीटस्टोन सेतु। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं और उनको एक चतुर्भुज की भुजाओं के साथ जोड़ा जाता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई चतुर्भुज की भुजा A है, इसको हमने A मान लिया। चतुर्भुज की भुजा B, C और D है।
प्रतिरोध को हमने क्या मान लिया, इसको हमने P Q R और S, ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रतिरोध है उसको हमें P Q R S मानना है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि प्रतिरोध का जो भुजा है इसको हम लोग जोड़ते हैं बैटरी के बाएं परिपथ से, बैटरी के बाएं परिपथ से, और इसमें हम लोग एक कुंजी K1 लगा देते हैं और इसको हमने जोड़ दिया C से, इसको हमने कहाँ से जोड़ दिया, C से। और जो चतुर्भुज का सिरा या विकर्ण VD है इसको हमने एक गैल्वेनोमीटर जिसे बोलते हैं धारा मापी, और इसके साथ हमने एक कुंजी लगा दिया K2, एक कुंजी क्या लगा दिया, K2 लगा दिया, इससे जोड़ दिया गया। अब हमें करना क्या है, हमें संतुलन की अवस्था बनाना है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे कि हमारे पास जो व्हीट स्टोन होता है, व्हीट स्टोन, ये ब्रिज उसका फिगर है, व्हीट स्टोन ब्रिज का क्या है, फिगर है। इसमें है क्या, हमने चतुर्भुज की 4 भुजा ले लिया, AB CD और AD, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, प्रत्येक में P Q R S हमने एक प्रतिरोध लगा दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि चतुर्भुज की भुजा A और C को एक बैटरी के द्वारा एक कुंजी के साथ जोड़ दिया, और उसके बाद जो चतुर्भुज का विकर्ण VD है उसको हमने एक गैल्वेनोमीटर के साथ एक कुंजी से जोड़ दिया। गैल्वेनोमीटर क्या होता है बच्चा, गैल्वेनोमीटर का काम ये होता है कि ये पता करता है कि क्या किसी परिपथ में धारा है या नहीं है, मतलब करंट के डिटेक्शन को पता करना है, ये किसका काम होता है, गैल्वेनोमीटर का। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम लोग ये काम करते हैं कि ये पता कर लें कि क्या ये व्हीट स्टोन संतुलन की अवस्था में है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हम लोग इस कुंजी K1 को ऑन करते हैं, मतलब इसको दाब दिया जाए, प्रेस कर दिया जाए, तो ये सेल जुड़ गई, मतलब यहाँ से धारा का प्रवाह होगा, यहाँ से धारा आएगी दोस्तों। और अब देखो धारा का मार्ग दो तरफ है, इधर भी जाना इधर जाना है, और धारा कुल I है, तो क्या होगा, ये दो भागों में बट जाएगी, इधर जाएगी I1, इधर भी क्या जाएगी, I2 जाएगी। अब दोस्तों ये वाला श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, मतलब जो धारा इसमें रहेगी वही धारा इसमें जाएगी, जो धारा इसमें रहेगी वही धारा I2 में जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद यहाँ दोनों धारा का सम मिल जाएगा, मतलब I1 प्लस I2 बराबर क्या मिलेगा, I मिलेगा, और इधर हमें क्या मिल जाएगा, I मिल जाएगा। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब हमने इस कुंजी को ऑन किया, धारा का प्रवाह हुआ, तो हम ये देख लें कि धारा के प्रवाह से इस गैल्वेनोमीटर में अगर कोई विक्षेप नहीं हो रहा है। गैल्वेनोमीटर होता क्या है कि इसमें एक सुई लगी होती है ऐसे बीच में, और इधर हमारे पास 0, 10, 20, 30 ऐसे होता है, इधर भी 0, 10, 20, 30 होता है। अगर ये सुई किसी भी तरफ, चाहे इधर चली जाए इधर चली जाए, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें विक्षेप हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या करेंगे, जब यहाँ से हम धारा प्रवाह करेंगे तो हमें ये चेक करना है कि जब इस गैल्वेनोमीटर की सुई में, निडल में कोई विक्षेप ना हो, कोई डिटेक्शन ना हो, तो ये हमारे पास जो व्हीट स्टोन सेतु है क्या होगा, संतुलन की अवस्था में होगा। तो अगर जब ये संतुलन की अवस्था में होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे लगा देंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो उससे पहले दोस्तों इसकी क्रिया विधि क्या होती है उसको हम आपको बता देते हैं। क्रिया विधि, क्रिया विधि, क्रिया विधि बोल दें या रचना बोल सकते हैं। रचना में दोस्तों हम क्या लिखेंगे, रचना में हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा कि माना एक चतुर्भुज में, या ऐसे बोल सकते हैं, माना ABBC और CDDA एक चतुर्भुज को जोड़ा गया है, जिसमें हमने 4 प्रतिरोध PQRS ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे, चतुर्भुज की भुजा A और C को एक सेल या विद्युत वाहक बल E तथा एक कुंजी K1 के साथ जोड़ दिया गया है, और भुजा B और D या बिंदु B और D को एक गैल्वेनोमीटर मतलब धारा मापी के साथ कुंजी K2 से जोड़ दिया गया है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर ऐसे कुछ बंद पास बना लेंगे। देखो यहाँ पर हमें यूज करना है किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ के द्वितीय नियम की सहायता से हमें ये जो संतुलन की अवस्था है P/Q बराबर R/S को सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है वो बताया गया है, कोई बंद पास है, मतलब अगर हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है और उस बंद पृष्ठ में जो धारा होती है और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल कुल विद्युत वाहक बल के योगफल के बराबर होता है। मतलब दोस्तों हमारे पास ऐसा होता है कि सिग्मा या समेशन IR जो होता है समेशन E के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हो गया, I का मतलब किसी बंद पाद में प्रवाहित धारा,
और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल का योग, समेशन का मतलब योग, वो बराबर होता है कुल विद्युत वाहक बल के योग के। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बंद पास बना लेते हैं। यहाँ पर हमने कोई डायरेक्शन ले लिया, इसको हमने कहा बंद पास 1 है और इसको हमने कहा बंद पास 2 है दोस्तों। अब क्या करेंगे, सबसे पहले बंद पास 1 में किरचॉफ के नियम से, बंद पास 1 में किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से दोस्तों। अब एक चीज और देख लो, जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है उसके लिए कुछ चिन्ह परिपाटी है, तो यहां पर लिख देते हैं चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। तो दोस्तों चिन्ह परिपाटी क्या है किरचॉफ के द्वितीय नियम का, यदि हम धारा की दिशा में चलते हैं, यदि हम धारा की दिशा में चलते हैं, धारा की दिशा में चलते हैं, धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल होता है उसको हम धनात्मक लेते हैं। धारा और प्रतिरोध का गुणनफल मतलब I और R जो होगा इसकी वैल्यू कैसी लेंगे, धनात्मक लेंगे। और जब हम सेल की तरफ चलते हैं तो सेल का अगर हम लोग माइनस से प्लस टर्मिनल की ओर चल रहे हैं तो हम लोग क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। मतलब अगर हम लोग माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो क्या लेंगे, धनात्मक। तो सेल के लिए हम बोल दें ये विद्युत वाहक बल है। अगर हम -2 प्लस चल रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस आएगी, मतलब पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, जैसे अभी हमारे पास बंद पास 1 है, बंद पास 1 में लगाएंगे तो ऐसे चलना है। आप कोई भी एक डायरेक्शन बना लो, आप ऐसे बना लो, ऐसा बना लो, ऐसा बना लो, किसी भी तरीके से कोई एक बना लो। तो जैसे हमने ऐसे बना लिया, तो यहाँ से अगर हमने बना लिया, देखो अगर ऐसे चलना है तो पहले देखो यहाँ हम लोग चलेंगे ऐसे इसमें, तो ये धारा की दिशा में चल रहे हैं और P क्या है, प्रतिरोध है। तो धारा की दिशा में हम लोग चलेंगे तो इसका प्रतिरोध कैसा लेंगे, धनात्मक लेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, I1P आएगा दोस्तों। उसके बाद देखो ऐसे आएंगे यहाँ पर, अब यहाँ धारा इधर चल रही है, धारा इधर जा रही है, हम इधर चल रहे हैं, मतलब धारा की विपरीत दिशा में है। तो इसका प्रतिरोध जो होगा मतलब I2 इंटू R कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, मतलब I2R बराबर में 0। बराबर क्या होगा, कुल विद्युत वाहक बल इसमें कोई है नहीं, 0 होगा। तो यहाँ से क्या आएगा, एक लाइन I1P बराबर में I2R, I2R। ये हो गया समीकरण नंबर 1 हो गया दोस्तों। इसी तरीके से हम बंद पास 2 में चलते हैं। बंद पास 2 में, बंद पास 2 में, अब दोस्तों बंद पास 2 में हमने फिर से एक ऐसे रास्ता बना लिया। तो देखो अगर हम लोग ऐसे चल रहे यहाँ पर आएंगे, या इधर ही लेना है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे चलेंगे यहाँ आएंगे, तो ये I1 धारा इधर है, चलना भी इधर है। तो यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा प्रतिरोध और धारा का गुणनफल वो हमें धनात्मक प्राप्त होगा, क्योंकि हम धारा की दिशा में चल रहे हैं। धारा की दिशा में चलने पर ये दोनों में कैसे प्राप्त होंगे, धनात्मक। तो यहाँ पर क्या लिख दिया जाए, I1 इंटू Q। फिर दोस्तों आओ ऐसे चलना है, धारा इधर जा रही, हम ऐसे चल रहे हैं, विपरीत दिशा में कैसा लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस I2 इंटू S बराबर 0। तो यहाँ से बच्चा आएगा I1Q माइनस I2 S बराबर 0। नाउ इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, समीकरण 1/2 से क्या आएगा, I1P बटे में I1Q बराबर, इधर हमें क्या मिल जाएगा, I2R, और यहाँ क्या मिल जाएगा, इसको अगर हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये इतना बराबर 2 आएगा। ठीक दोस्तों, इसको पक्षांतर करना है तो I2S आएगा। तो मिल गया I2S, I2 से I2 कट गया, I1 से I1। नाउ सॉल्विंग इट वी गेट P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। और दोस्तों यहाँ पर जो प्रतिरोध हमारे पास Q होता है इसका मान हमें ज्ञात करना होता है। तो प्रतिरोध अगर हम लोग Q या कोई भी एक ज्ञात करना है, हम अगर Q मान ले, S मान ले, तो किसी एक का मान अगर हम लोग निकालेंगे, जैसे S का हम निकाल दें तो यहाँ से S का मान क्या आएगा, S यहाँ चला आएगा, S यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा S बराबर R बटे में क्या आएगा, P आएगा, और ये वाला Q गुणे में जाएगा, गुणे में क्या हो गया, Q हो गया। तो ये दोस्तों क्या हुआ, अज्ञात
कोई हमारे पास 4 प्रतिरोध है, उसमें कोई एक तार का प्रतिरोध अज्ञात है, तो उसका प्रतिरोध निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, व्हीटस्टोन सेतु का। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज और ये होता है कि अगर हमारे पास जो व्हीटस्टोन सेतु है ये संतुलन की अवस्था में आ गया, अगर ये किसकी अवस्था में आ गया, संतुलन की अवस्था में आ गया, तो जो विभव यहाँ पर होगा, जो विभव बिंदु V का होगा, वही विभव और बिंदु D का विभव आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं संतुलन की अवस्था में दोस्तों, यहाँ पर लिख सकते हैं संतुलन की अवस्था में, या ऐसा बोल दें कि अगर हमारे पास P बटे Q बराबर R बटे यस है, तो दोनों बिंदु के विभव मतलब V और D, V बराबर होगा V D के, और जब दोनों बिंदु के विभव बराबर हैं तो इस गैल्वेनोमीटर मतलब इसमें कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा, इसमें किसी भी प्रकार की धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं भुजा BD में धारा का प्रवाह नहीं होगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों 5B। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है 5 का B नंबर, मतलब 5 का खा नंबर, 5 का खा नंबर। 5 के खा में बोला गया है कि वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो बच्चा सबसे पहले हमारे पास क्या है, वैद्युत अनुनाद। वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, तो दोस्तों वैद्युत अनुनाद का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास कोई LCR परिपथ हो, क्या हो, LCR परिपथ हो, और इस परिपथ में मुख्य धारा और वोल्टेज की या मुख्य धारा और वोल्टेज एक समान कला में हो, तो इस प्रकार के परिपथ को हम लोग क्या बोलेंगे, अनुनाद परिपथ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब किसी LCR परिपथ में, LCR परिपथ में मुख्य धारा तथा वोल्टेज एक समान कला में हो, तो ऐसे परिपथ को हम लोग क्या बोलेंगे, तो ऐसे परिपथ को वैद्युत अनुनाद परिपथ कहते हैं, वैद्युत अनुनाद परिपथ कहते हैं। अब आगे दोस्तों बोल रहा है कि श्रेणी अनुनाद की परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों, ये जो वैद्युत अनुनाद होता है ये हमारे पास होता कहाँ है, ये होता है LCR परिपथ में। तो अगर हम लोग बात करें LCR परिपथ के लिए, LCR परिपथ की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जैसे अगर हमारे पास कोई वोल्टेज है ये V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और इसके साथ में हमने क्या जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में एक L जोड़ दिया है, कुंडली का प्रेरकत्व, एक प्रतिरोध और एक कैपेसिटर, इसको हमने जोड़ दिया LCR। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें होगा क्या कि LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा होता है, क्या होता है, प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा जो होता है LCR परिपथ के लिए Z बराबर होता है दोस्तों अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का स्क्वायर दोस्तों। और इसके साथ ही साथ हमारे पास कालांतर फाई बराबर क्या होता है, tan फाई बराबर, कालांतर tan फाई बराबर क्या होता है, कालांतर tan फाई बराबर क्या होता है दोस्तों, ये बराबर होता है ओमेगा
एल बटे ओमेगा एल माइनस 1 बटे ओमेगा सी और बटे में आर के बराबर होता है। अब दोस्तों यहां से क्या होगा, अगर जो भी परिपथ के, अच्छा इसी को हम लोग एक्सेल के पदों में भी लिख सकते हैं, इसी को हम लोग एक्सेल के पदों में भी लिख सकते हैं। तो बच्चा जो भी परिपथ अनुनाद में आएगा तो अनुनाद के लिए जो एक्सेल या बोल सकते ओमेगा एल और ओमेगा सी जो होता है उसका मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि अनुनाद की स्थिति में यहां दोस्तों एक चीज और लिख सकते हैं, ओमेगा एल जो होता है एक्सएल के बराबर और 1 बटे ओमेगा सी जो होता है वो एक्स सी के बराबर होता है बटे में आर। तो यहां से दोस्तों जब अनुनाद की स्थिति आएगा तो इसमें जो एक्सएल और एक्ससी का मान होता है, एक्सएल का मतलब क्या हो गया, प्रेरण प्रतिघात, एक्ससी का मतलब क्या हो गया, धारतीय प्रतिघात। तो जो एक्सएल होता है वो बराबर किसके होता है, एक्ससी के। अब दोस्तों यहां से हम लोग जानते हैं एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल, एक्ससी बराबर क्या होता है, 1 बटे ओमेगा सी होता। दोस्तों ओमेगा को इधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटे एल सी, एल को इधर ट्रांसफर कर दो, पक्षांतर कर दो। अब हम लोग जानते हैं ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ एल। तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू रख दिया जाए 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ एल बराबर 2 पाई एफ एल बराबर 1 बटे एल सी। अब यहाँ से ओमेगा बराबर 2 पाई, ओमेगा बराबर दोस्तों 2 पाई एफ होता है, सॉरी 2 पाई एफ होता है, 2 पाई एफ। तो यहां से हो गया 2 पाई एफ। अब यहां से हमें एफ का मान चाहिए तो एफ का मान क्या हो जाएगा, एफ का मान हो जाएगा 1 बटे 2 पाई एफ है और एफ का मान हो जाएगा 1 बटे, यहां से ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर, अच्छा ये ओमेगा स्क्वायर में आएगा और अगर इसका स्क्वायर हम लोग निकालेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा इतने का स्क्वायर और यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा दोस्तों, यहां से मिल जाएगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर बराबर में 1/LC, 1/LC। अब एफ स्क्वायर हमसे आवृत्ति पूछा है, एफ स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1/4 पाई स्क्वायर एल सी। एफ की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 पाई रूट एल सी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनुनादी परिपथ के लिए आवृत्ति का व्यंजक। जहां पर एफ को हम क्या बोलेंगे, एफ हमारा क्या होता है, एफ को हम बोलते हैं कि ये आवृत्ति है, एल का मतलब क्या हो गया, कुंडली का प्रेरकत्व और सी का मतलब क्या हो गया, कैपेसिटर। ये वाला आपका आर है और ये वाला क्या है, कैपेसिटर सी है दोस्तों। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, इतना करेंगे बहुत है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूं दोस्तों कुछ आपको वीडियो में समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर गा है, क्वेश्चन नंबर गा बोल रहा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से पदार्थ भरा है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, तो दोस्तों समांतर प्लेट संधारित्र के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कोई 2 प्लेट ले लेते हैं। एक हमारे पास प्लेट है जिस पर प्लस आवेश है, एक दूसरा प्लेट है जिसपे क्या है, माइनस आवेश है, जिस पर क्या है, माइनस आवेश है। और इस प्लेट को हम लोग मान लेते हैं प्लेट x और दूसरे को क्या मान लिया जाए, y मान लिया जाए। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि इस जो प्लेट के बीच की दूरी है स्मॉल डी है, स्मॉल डी है। अब क्या मान ले कि इसके बीच में बोल रहा कोई पदार्थ भरा जा रहा है, तो हमने मान लिया कि इसके बीच में कोई टी मोटाई का, टी स्मॉल टी मोटाई का कुछ परावैद्युतांक पदार्थ भरा गया है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई प्लेट है, धनावेश है, ऋणावेश है, तो इसके मध्य क्या स्थापित हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र, वो भी प्लस से माइनस की दिशा में, प्लस से माइनस की दिशा में क्या स्थापित हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, माना 2 प्लेट x और y है जिन पर क्रमशः प्लस आवेश और माइनस आवेश वितरित है, जिनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d है। उसके बाद लिखेंगे माना
माना दोनों प्लेटों के बीच में टी मोटाई का एक परावैद्युतांक या एक परावैद्युत पदार्थ रखा गया है दोस्तों। अब इसके आगे हम लोग क्या लिख लेंगे, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है इनके बीच में इसकी धारिता क्या होगी। तो धारिता बराबर हम लोग क्या जानते हैं, C बराबर Q बटे में B। आवेश को धारण करने की क्षमता को हम लोग विद्युत धारिता बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात कर ले, V का मान, सबसे पहले V का मान ज्ञात कर ले दोस्तों। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं कि देखो ये जो इधर वाला भाग है ये वायु है, ये क्या है, परावैद्युत माध्यम है। तो हम लोग क्या कर ले, हम लोग दोनों का विभव निकाल लेते हैं। विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है, दोनों के विभव को हम लोग जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग इसका विभव निकालेंगे और इस माध्यम का विभव निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग क्या लिखते हैं कि ये वाला पार्ट क्या है, वायु या निर्वात में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं वायु, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में समांतर प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र, वायु या निर्वात में प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र। तो वायु या निर्वात में प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, E बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट A। E बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू A। A क्या है दोस्तों, A इन प्लेट के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लिख देंगे कि ये तुम्हारा किसका प्लेट का बीच का आ गया है, ये आ गया है वायु का। अब हम लोग माध्यम का लिख दें, मतलब परावैद्युत माध्यम का या परावैद्युत माध्यम की प्लेटों के बीच, की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, के बीच वैद्युत क्षेत्र दोस्तों। तो यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा बच्चा लोगों कि परावैद्युत माध्यम में तो हम लोग मान लेते हैं EM, ई मीडियम, मतलब जो वैद्युत क्षेत्र आएगा उसको क्या मान लेंगे, ई मीडियम मान लेंगे। तो परावैद्युत के लिए हम लोग क्या करते हैं, एप्सिलॉन नॉट के बगल में K से गुणा करवा देते हैं। तो सिंपल Q बटे में एप्सिलॉन नॉट K इंटू A आ गया। अब हमारे पास क्या आ गया, वैद्युत क्षेत्र आ गया है। अब दोस्तों हम क्या मान ले, अगर इन प्लेटों के बीच का जो विभवांतर या है, जो विभवांतर वो क्या है, V है। तो मान लेते हैं यदि प्लेटों के बीच, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, बीच विभवांतर V हो तो बच्चा V बराबर फार्मूला क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं V बराबर E इंटू डी, मतलब वैद्युत क्षेत्र तथा उनके बीच की दूरी। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर वायु की बात करें तो वायु के लिए वैद्युत क्षेत्र क्या है, वायु के लिए है Q बटे में एप्सिलॉन नॉट इंटू A। और देखो वायु के लिए इनके बीच की दूरी क्या है दोस्तों, वायु के लिए इनके बीच की दूरी क्या है, देखो ये पूरी दूरी क्या है, D है, पूरी दूरी D है। उसके बाद ये इतना क्या है, T है। तो अगर हमें इतना सा निकालना है तो क्या कर ले, D माइनस टी आएगा, पूरे वाले में से इतना सा घटा दें तो इधर और इधर की दूरी आ जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा, स्मॉल d माइनस में t आएगा दोस्तों, प्लस में। अब हम क्या लिख दें, माध्यम। तो माध्यम के लिए जो वैद्युत क्षेत्र आया है, क्या आया है, ये देखो Q बटे में एप्सिलॉन नॉट K इंटू A दोस्तों। अब इसके बाद माध्यम की दूरी क्या है, मतलब मोटाई t है। अब यहां से क्या आ जाएगा, देखो ये वाला Q बटे एप्सिलॉन नॉट A कॉमन है, बाहर कर लो। तो V बराबर क्या आएगा, Q बटे एप्सिलॉन नॉट A, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा दोस्तों, D माइनस टी, और प्लस में यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से हमें मिल जाएगा T अपॉन K मिल गया। अब हमें B मिल गया है दोस्तों, और क्या Q हमें यहाँ पर दिया ही है, तो हम लोग क्या लगा दें अब इस वाले फार्मूले पर। तो यहाँ से हम क्या लिख दें, यहाँ से हम लोग लिख दें यदि, यहाँ से क्या लिख दें, यदि प्लेटों को Q आवेश देने पर विभव V हो तो, विभव या विभवांतर V हो तो V हो तो क्या हो जाएगा दोस्तों, C बराबर फार्मूला Q अपॉन B। तो Q तो हमें आवेश ही है, B का मान दोस्तों क्या है, ये आया है, इसको रख देते हैं। तो क्या मिलेगा, Q बटे एप्सिलॉन नॉट
ए, और यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों डी माइनस, इसको ऐसा करते हैं, अच्छा चलो ऐसे ठीक है, डी माइनस टी और प्लस में टी अपान के आएगा दोस्तों। यहाँ से देखो ये वाला कट गया, ये वाला हमारा ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस टी और प्लस में क्या आएगा टी अपान के। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया व्यंजक हो गया, किसके लिए हो गया, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, जब उनकी प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ भरा हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर ठोकें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास घ है, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय और लव चुंबकीय पदार्थ क्या है, ये आपके सिलेबस में नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये कोरोना की वजह से 30% में लेस हुआ है। और अगला क्वेश्चन हम लोग क्या लिखेंगे, अंगा नंबर है इसका, अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है और आवर्धन क्षमता का भी फार्मूला करना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। दोस्तों आज आप लोग क्वालिटी के बारे में जरूर बताना, क्योंकि आज हमने इसमें क्वालिटी में परिवर्तन किया है, तो आई होप क्वालिटी जो होगी पहले से अच्छी होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोग। तो हम लोग अब करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है खगोलीय सूक्ष्मदर्शी, हमारे पास क्या है, सॉरी दूरदर्शी है, ये हमारा 5 का अंगा नंबर है। खगोलीय दूरदर्शी, तो दोस्तों सबसे पहले बात यही आती है खगोलीय दूरदर्शी होता क्या है। तो खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशीय केंद्र होता है जिसकी सहायता से हम दूर की वस्तु को स्पष्ट और बड़ा देख सकते हैं। तो क्या हो गया खगोलीय दूरदर्शी, एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है, एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है दोस्तों जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु का बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब, सहायता से किसी वस्तु का या सहायता से दूर स्थित वस्तु का बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब देखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, खगोलीय दूरदर्शी क्या हुआ, खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है कि जिसकी सहायता से दूर स्थित किसी वस्तु का बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब देखा जा सकता है। दोस्तों बोला गया है इसकी में संरचना करना है। चलिए हम लोग इसका एक बढ़िया सा फिगर बनाते हैं, तो रचना करेंगे, रचना। तो दोस्तों रचना में क्या आएगा, रचना में सबसे पहले हमारे पास एक लेंस होता है, इसमें 2 लेंस होते हैं, एक लेंस हमारे पास अवदृश्यक होता है, जो बड़ा सा होता है, और एक छोटा लेंस होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेत्रिका लेंस। ये बड़ा सा क्या है, अभिदृश्यक लेंस, ये छोटा सा क्या है, नेत्रिका लेंस। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको बोलते हैं आईपीस लेंस। अब दोस्तों हम लोग इसका मुख्य अक्ष खींच लेते हैं, ये हमारे पास O है, ये वाला हमारे पास क्या है, O डैश है। अब दोस्तों इसको मान लेते हैं यहाँ पर इसका फोकस F1 होगा और इधर कहीं इसका फोकस क्या होगा, इसका फोकस F1 डैश होगा, इधर कहीं इसका फोकस F2 होगा और यहाँ कहीं इसका फोकस क्या होगा, F2 डैश होगा। अब क्या करेंगे, हमारे पास कोई वस्तु है, हम लोग करते क्या है, प्रतिबिंब कैसे बनेगा। इसमें होता यह है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमने यहाँ पर एक लेंस रखा है, पहले प्रकाश की किरणों को यहाँ पर
अपवर्तित करवाएंगे तो इसका एक प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। अब इतने में होता क्या है कि वस्तु हमें नहीं दिखी, क्योंकि हमें वो दूर रखी वस्तु को देखना है, तो इसमें हमने क्या किया, एक लेंस और लगा दिया। इसके बाद फिर से हम लोग क्या करवाएंगे, अपवर्तन करवाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण है जो ऐसे आ रही है, और दूसरी प्रकाश की किरण समांतर है जो ऐसे आ रही है। ये दोनों एक दूसरे को काट रही है यहाँ पर, तो ये वस्तु ए बी है, इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, ए डैश और बी डैश। इसको दोस्तों हम ऐसा लेंगे कि ये जो प्रथम फोकस है, इसका पहला जो प्रतिबिंब है इसके फोकस पर ही बनेगा, मतलब जहां पर काटेगा उसी पर आप बाद में इसको मैनेज कर लेना। तो ये हमारा क्या है, ए डैश और बी डैश, ये वाला पॉइंट ए डैश बी डैश। अब क्या करना है, अब ये जो ए बी का वस्तु का प्रतिबिंब है, पहले लेंस के लिए इसका क्या कार्य करेगा, प्रतिबिंब का कार्य करेगा। मतलब ए बी जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब क्या बना, ए डैश बी डैश। अब इस लेंस के लिए ये वाला प्रतिबिंब वस्तु का कार्य करेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से जो एक किरण आ रही है वो चली जाएगी द्वितीय फोकस से, और दूसरी किरण कहाँ जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से। अब ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहां काटेंगी वहीं पर इनका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर इनका प्रतिबिंब बन रहा है ए डबल डैश और बी डबल डैश दोस्तों, ए डबल डैश और बी डबल डैश दोस्तों। अब यहाँ पर हमें क्या बताना है, अच्छा ये दूरी क्या है, ये निश्चित दूरी डी पर बन रहा है, निश्चित दूरी डी पर बन रहा है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें आपको लिखना है, माना दो लेंस लेते हैं, एक बड़ा फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवदर्शक लेंस है, तथा दूसरा छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का नेत्रिका लेंस है। उसके बाद क्या लिखेंगे, माना अवदर्शक की फोकस दूरी f1 तथा नेत्रिका की फोकस दूरी f2 है। उसके बाद लिखेंगे कि माना वस्तु AB से प्रकाश की किरण या AB से अवदर्शक का प्रतिबिंब A डैश B डैश पर बनता है, जो कि नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, तथा नेत्रिका का प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश पर बनता है दोस्तों, जो कि क्या है, इस लेंस से एक निश्चित दूरी D पर बन रहा है। तो इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना है, इसके लिए हमें आवर्धन का फार्मूला ज्ञात करना दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ये वाला जो कोण होगा अल्फा होगा, तो ये वाला भी कोण क्या होगा, अल्फा होगा। ये कोण क्या है, बीटा है, तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, बीटा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, मतलब शीर्षाभिमुख है या सम्मुख कोण है दोस्तों। अब इसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पर कुछ मान लिख देते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, ये प्रतिबिंब है, तो यहाँ से दूरी क्या हो जाएगी, इसको मान लेंगे VO, और प्रतिबिंब इनका बन कहाँ रहा, फोकस पर, तो इसी को हम लोग FO भी मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वाला इधर से देखेंगे तो किसका कार्य कर रहा है, ये प्रतिबिंब वस्तु का कार्य, मतलब क्या हो जाएगा, UE हो जाएगा, UE हो जाएगा, और ये दूरी हमारे क्या है, B है ही। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं जो हमारे पास खगोलीय दूरदर्शी है उसकी आवर्धन क्षमता। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता दोस्तों। तो खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता अल्फा बराबर होती क्या है, अल्फा बराबर फार्मूला होता है कि यंत्र से देखने पर बना दर्शन कोण बटे बिना यंत्र से देखने पर बना दर्शन कोण। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, यंत्र से देखने पर बना दर्शन कोण, यंत्र से देखने पर बना दर्शन कोण बटे में बिना यंत्र से देखने पर बना दर्शन कोण, बिना यंत्र से देखने पर बना दर्शन कोण। ठीक है दोस्तों, तो यहां से देखो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, हम लोग यंत्र से कहाँ देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, शुरुआत में देखेंगे तो यंत्र से देख रहे हैं, ये क्या है, लास्ट में जा रहा है, ये हम लोग आंख से देख रहे हैं, मतलब ये क्या है, बिना नेत्र से देखने पर बना दर्शन कोण। तो यहां से बच्चा यंत्र से देखने पर बना दर्शन कोण हमारे पास क्या हो जाएगा, यंत्र से देखने पर बना दर्शन कोण क्या होगा, बीटा होगा, तो ये हमारा हो गया बीटा, और बिना यंत्र से देखने पर बना दर्शन कोण क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ये m बराबर होगा, m बराबर, क्योंकि आवर्धन क्षमता को m से लिखते हैं दोस्तों। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो अल्फा और बीटा होता है, जो कोण है बहुत छोटे होते हैं, जिसके कारण हम लोग
बीटा को लिख देते हैं tan बीटा, तथा अल्फा को क्या लिख देते हैं, tan अल्फा लिख देते हैं दोस्तों। बीटा को tan बीटा तथा अल्फा को tan अल्फा। अब हम लोग एक काम ये करेंगे कि ये वाला जो त्रिभुज है बीटा वाला है, तो ये त्रिभुज हमारा बन रहा है ये वाला, ये इसमें कोण बीटा है, इसमें लगा देंगे हम लोग जो पढ़े हैं लाल बटे कक्का लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर बच्चा लोग होता है लंब बटे आधार होता है। तो दोस्तों यहाँ tan बीटा है, tan बीटा के लिए ये वाला लंब होगा और ये आधार होगा। तो लगाएंगे तो क्या आएगा, a डैश b डैश बटे में ये वाली दूरी, और ये वाली दूरी क्या है दोस्तों, हमने क्या माना है, u e को माना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, tan बीटा बराबर a डैश b डैश बटे में, अच्छा ये वाली दूरी क्या है, लेंस के बाएं साइड की दूरी हम लोग क्या लेते हैं, ऋणात्मक चिन्ह परिपाटी के हिसाब से, तो क्या आएगा माइनस UE बटे में tan अल्फा, ये वाला त्रिभुज देख लो ये वाला, इसमें क्या होगा, tan अल्फा बराबर लंब बटे में आधार। तो लंब क्या है, a डैश b डैश वही हमारा है, बटे में आधार क्या है दोस्तों, आधार हमारे पास क्या है, FO है। ये वाला कट गया। अब यहाँ से क्या बचा है, FO ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से में m बराबर क्या मिलेगा, m बराबर मिलेगा माइनस FO बटे में UE मिलेगा दोस्तों। अब इसको मान लेते समीकरण नंबर 1, इसको क्या मान लेते दोस्तों, समीकरण नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये करेंगे कि हमसे बोला गया प्रतिबिंब कहाँ में चाहिए, निश्चित दूरी D पर। तो निश्चित दूरी के लिए दोस्तों, तो दोस्तों निश्चित दूरी के लिए क्या होगा, देखो ये जो यहाँ पर प्रतिबिंब हमें ये वाला बन रहा, किसके कारण, इस वाले वस्तु के कारण। तो वस्तु की दूरी हम लोग क्या ले ले, u बराबर माइनस UE, क्योंकि ये दूरी क्या है UE। फोकस क्या है, F है। अच्छा फोकस किसके लिए हमें मिलेगा, इस नेत्रिका के लिए। नेत्रिका के फोकस को हम लोग क्या लिखते हैं, FE से लिखते हैं। उसके बाद प्रतिबिंब हमें क्या मिल रहा है, D पर मिल रहा है, तो हम लोग प्रतिबिंब B बराबर क्या लिख दें, D लिखेंगे। चिन्ह परिपाटी के हिसाब से कि लेंस के बाएं साइड की समस्त दूरी ऋणात्मक, मतलब D को क्या ले ले, ऋणात्मक, क्योंकि लेंस के बाईं ओर बन रहा है। अब दोस्तों हम लोग लगा देते हैं लेंस का फार्मूला, लेंस का सूत्र। तो लेंस का सूत्र क्या होता है, लेंस का सूत्र होता है 1/f is equal to 1/v minus 1/u। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस वी गेट, यहाँ से हम लोग इसका मान यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, 1/fe बराबर 1/b का मान क्या, -d, और -1/u का क्या है, -ue। अब देखो दोस्तों हमें 1/u का मान चाहिए और यहाँ रखना है, तो क्या करेंगे, 1/ue का मान, मतलब इसको हम लोग इधर बुला ले। देखो ये क्या हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो आएगा 1/fe प्लस में 1/d आएगा दोस्तों, बराबर ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 1/ue बराबर 1/ue बराबर। अब दोस्तों हम लोग क्या कर दें, अब दोस्तों जो 1/ue है इसका मान हम लोग समीकरण 1 में रख दें, तो देखते हैं क्या मिलेगा। यहां पर लिखेंगे कि 1/ue का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर दोस्तों, तो देखो हमें यहां से मिलेगा m बराबर माइनस FO पहले से है, FO पहले से है, 1/u का मान रखेंगे पूरा रख दो, तो यहाँ से क्या आएगा 1/fe प्लस में 1/d आएगा दोस्तों। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से fe को कॉमन ले लेते हैं, क्या करेंगे, fe को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो अगर fe को कॉमन यहाँ से लेना है तो देखो माइनस FO, क्या करेंगे, ऊपर हम लोग fe से गुणा करवा देते हैं। तो अगर यहाँ fe से गुणा कराएंगे तो पहले हमने गुणा भाग करवा दिया fe, अगर fe से गुणा करवाया तो fe/fe क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, fe/d बचेगा। तो ये हमारा क्या होता है, m बराबर माइनस FO/fe और प्लस में या ब्रैकेट 1 प्लस fe/d, ये किसका फार्मूला होता है, खगोलीय दूरदर्शी का, जब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा, निश्चित दूरी D पर। दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है कि दोनों लेंस के बीच की दूरी क्या होती है, L बराबर दोनों लेंसों के बीच की दूरी। देखो ये प्रतिबिंब बन रहा है, ये दूरी क्या है, BO चाहे FO, और इधर की ये दूरी क्या है, UE। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये BO प्लस में UE, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं FO प्लस में क्या आएगा, UE आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये समाप्त हुआ।
दोस्तों क्वालिटी आज जो है बढ़िया दिख रही है, बाकी जैसा भी होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। हमारे हिसाब से तो क्वालिटी आज बढ़िया दिख रही है। अब दोस्तों इसका हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर अथवा वाला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर अथवा वाला। तो इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अथवा, इसी का अथवा वाला क्वेश्चन हमारे पास एक न्यूमेरिकल है दोस्तों। तो यहां से हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल है अथवा। बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अपदृश्यक लेंस तथा 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नेत्रिका लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगे हैं। किसी वस्तु को अपदृश्यक से कितनी दूरी पर रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर बने, इसके लिए आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, इसको हम लोग करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ से हमें क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ से हमें सबसे पहले बोला गया है कि सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अपदृश्यक लेंस, मतलब हमें एफ ओ का मान कितना दिया गया है, एफ ओ का मान हमें दिया गया है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर दिया गया है। आगे बोल रहा है कि 6.25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का नेत्रिका है, 6.25 सेंटीमीटर, 6.25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का क्या है, नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस को हम लोग किससे लिखते हैं, एफ ई से लिखते हैं दोस्तों। इसके बाद बोल रहा है कि एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर, मतलब जो अपदृश्यक है, जो अपदृश्यक है और जो नेत्रिका है, इनके बीच की दूरी हमें कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर दोस्तों। चलिए इसको भी बाद में लिखते हैं। फिर बोला गया है किसी वस्तु को अपदृश्यक से कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहां पर बने, 25 सेंटीमीटर पर बने। तो यहां हमें दिया गया है डी बराबर कितना बने, 25 सेंटीमीटर। डी बराबर, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वीई, इसी को क्या लिख दें, वीई बराबर कितना, -25। माइनस क्यों, क्योंकि ये जो प्रतिबिंब बनता है निश्चित दूरी वाले लेंस के बाईं ओर बनता है। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ से क्या ज्ञात कर ले, यहाँ से हम लोग ज्ञात कर ले कि हमें 1/Fe दिया, 1/Ve दिया है। तो हम लोग यहाँ से ज्ञात कर ले 1/UE को। तो यहाँ से दोस्तों लेंस के सूत्र से क्या आएगा, या ऐसा लगा दें 1/Fe इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE दोस्तों। यहाँ से 1/Fe का मान क्या है, 1.6.25 इज इक्वल टू 1/V का मान क्या है, -25 माइनस 1/UE। अब दोस्तों यहाँ से क्या हमें मिल जाएगा, इसको इधर ले जाएं, इसको इधर लाएंगे तो आएगा 1/UE पक्षांतर करने पर -1/25। देखो इसको पहले दशमलव हटाएंगे 100 हो जाएगा, 100 बटे में 625, साथ ही साथ प्लस का इधर जाएगा तो माइनस होगा दोस्तों। अब ये 25 चौके 100 और 25 को 625 से काटेंगे 25 आएगा। 1/UE बराबर क्या मिल गया दोस्तों, -1/25 -4/25। अब यहाँ से दोस्तों क्या आएगा, इसको सिंपल सा जोड़ लेंगे तो -5/25। तो दोस्तों यहाँ से इसको काटेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 1/5 आएगा। तो दोस्तों UE का मान कितना आ गया, -5 सेंटीमीटर। अच्छा माइनस चिन्ह में क्या बताएगा, माइनस चिन्ह ये इंडिकेट करता है कि ये वस्तु कहाँ है, मतलब लेंस से किस साइड में है, या लेंस के, हाँ माइनस चिन्ह यही बताएगा कि वस्तु किस साइड में रखी गई है। तो उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हमें बोला गया कि जो दोनों लेंस की लंबाई वो कितना है, 15 सेंटीमीटर। दोनों लेंस की लंबाई कितना है, 15 है। तो दोस्तों जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है उसके लिए जो लेंस की लंबाई होती है, लेंस के बीच की दूरी, लेंस के बीच की दूरी L बराबर हमें दिया गया है, L बराबर दिया गया है 15 सेंटीमीटर। लेंस के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, तो लेंस के बीच की दूरी बराबर हमें कितना दिया, 15। अब लेंस के बीच की दूरी तो हमने लिख लिया, अब इसकी जो लंबाई का फार्मूला होता है वो होता है UE प्लस BO, UE प्लस VO बराबर में 15। तो दोस्तों UE का मान कितना आया है, 5, प्लस में VO बराबर 15, तो VO कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। VO कितना आएगा हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। अब दोस्तों अगर हमें BO का मान मिल गया है तो हम लोग क्या निकाल लें, हमसे बोला गया है कि अपदृश्यक, हमसे बोला गया है कि इसका जो आवर्धन होगा, तो आवर्धन बराबर पहली बात देख ले होता क्या है, आवर्धन का फार्मूला क्या होता है, आवर्धन का फार्मूला होता है -BO बटे में UO और 1 प्लस D/FE, D/FE। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे,
हमें VO का मान मिल गया है। अब हम लोग किसका मान निकाल ले, UO का मान निकाल ले दोस्तों। तो यहां से क्या लगा दें, यहां से हम फार्मूला लगा दें अभिदृश्यक के लिए, अभिदृश्यक के लिए, अभिदृश्यक के लिए, अभिदृश्यक के लिए दोस्तों लगाएंगे फिर से वही फार्मूला 1/FO बराबर 1/VO माइनस 1/UO। तो 1/FO का मान कितना है दोस्तों, 1/FO का मान ये देखो 2 दिया है, 1/2 बराबर 1/VO 1/10 माइनस 1/UO दोस्तों। तो यहाँ से इसको इधर लाएंगे, 1/UO बराबर क्या आएगा 1/10 माइनस 1/2। इसका लासा वासा लेंगे तो 10, 10 कम 10 माइनस 2 पंचे 10 बराबर माइनस 4/10। तो VO बराबर क्या आ जाएगा -10/4 दोस्तों, -10/4 आएगा UO का मान। अब हम लोग क्या करेंगे, सबका मान उठा के यहाँ रख दे, आ जाएगा आवर्धन का फार्मूला। तो यहाँ से हमारे पास VO का मान कितना आया 10 है, तो -10/UO का मान कितना है -10/4 है। 1 प्लस D का मान कितना होता है 25 होता है, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। FE का मान कहीं दिया होगा आपको 6.25 है, 6.25। देखो दोस्तों 10 से 10 कट गया, माइनस से माइनस कितना बचा 4 ऊपर गया, 1 प्लस अब यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 प्लस, अब यहाँ से क्या मिलेगा दोस्तों, अब यहाँ से अगर दशमलव हटाएंगे यहाँ 00 आएगा, मतलब 25 गुणे 100 बटे में 625। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल गया। अच्छा यहाँ चाहे तो हम लोग चिन्ह इसको ना रखें, माइनस अगर नहीं रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये क्या है UO हमें यही बताएगा कि वस्तु जो होती है हमेशा बाईं ओर रखी जाती है लेंस से, ठीक है। तो ना रखें कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ हमारा माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ बराबर क्या आ गया -4। देखो 25 एकम 25, 25 को 25 से काट दिए, 25 एकम 25 चौके 100, 4 1 5। तो हमारे पास आवर्धन नियम बराबर कितना आ गया -4 पंचे 20 सेंटीमीटर। -20 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब दोस्तों हमारे पास अगला है खंडया। खंडया में क्या है, हमें बोला गया प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है, 2 पोलेराइड। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला दोस्तों जो क्वेश्चन है आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ वीडियो जो है क्वालिटी आपको आज बेटर दिखेगी। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। अगला है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है। 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच की सतह पर आपतित होता है। चलिए दोस्तों इसको हम लोग करते हैं। ये हमारा क्या है 6 का अथवा वाला क्वेश्चन, 6 का अथवा। तो दोस्तों 6 का अथवा हमारे पास क्या है, अथवा, अथवा नहीं अथवा, 6 का अथवा। तो 6 के अथवा में है कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो दोस्तों हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का जो सिद्धांत है वो 3 सिद्धांत है। इसमें सबसे पहले हाइगेंस ने बताया कि अगर कोई हमारे पास स्रोत होता है या कोई हमारे पास स्रोत है, तो कोई स्रोत हमारे पास है, कोई स्रोत है और ये स्रोत जो होता है अगर तरंगे उत्पन्न करता है, अगर ये स्रोत जो होता है तरंगे उत्पन्न करता है, तो इसके चारों ओर माध्यम का जो कण होता है कंपन करने की समान कला में होता है। मतलब पहले नियम में इन्होंने बताया हाइगेंस ने कि अगर हमारे पास कोई स्रोत है और वो स्रोत जो है तरंगे उत्पन्न कर रहा है, तो इसके चारों तरफ जो माध्यम के कण होंगे कंपन की समान कला में होंगे। समान कला का मतलब ऐसे ऐसे हो गया, चारों तरफ ऐसे ऐसे, दूरी क्या हो जाएगी चारों तरफ बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे समान कला। मतलब इसके बीच की दूरी बराबर, इसके बीच की दूरी बराबर, इसके बीच की दूरी बराबर, यहाँ से ये बराबर, यहाँ से ये बराबर, यहाँ से दोस्तों ये वाला बराबर, ठीक है। तो प्रत्येक के बीच की दूरी क्या रहेगी बराबर रहेगी। तो इसे और माध्यम का वह पृष्ठ जहां पर कंपन एक समान कला में है उसे हम लोग क्या बोलते हैं तरंगाग्र बोलते हैं, उसे क्या बोलेंगे तरंगाग्र कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर इन्होंने बताया कि माध्यम में जहां भी तरंगाग्र पहुंचता है वह उसके
कण का एक नया स्रोत बन जाता है। मतलब ये जो तरंगाग्र होता है जहां भी पहुंचेगा, जैसे तरंगाग्र यहाँ आया तो ये कण का क्या बन गया, नया स्रोत बन गया, और ये सभी दिशाओं में एक समान रूप से क्या करेगा, ये सभी दिशाओं में एक समान रूप से द्वितीयक तरंगे को उत्सर्जित करेगा, द्वितीयक तरंगे को उत्पन्न करेगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो थ्योरी है, इसका जो लिखने वाला है, इसको भी हम लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको आप लोग आसानी से नोट्स को बना सकते हैं दोस्तों। इसके बाद न्यूमेरिकल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो न्यूमेरिकल में बोल रहा है कि इसमें पहला साथ में लगा है न्यूमेरिकल कि हमारे पास 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश वायु से दृढ़ अपवर्तनांक वाले कांच की सतह पर आपतित होता है। तो तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर कितना दिया गया दोस्तों, 6000 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद बोल रहा है कि जो अपवर्तनांक है n बराबर 1.5 है। बोल रहा अपवर्तित प्रकाश के लिए तरंग दैर्ध्य एवं चाल ज्ञात कीजिए। तो पहले में हम लोग क्या करेंगे, अपवर्तित प्रकाश के लिए, अपवर्तित प्रकाश के लिए तो दोस्तों अपवर्तित प्रकाश के लिए जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल बटे अपवर्तनांक होता है। फार्मूला क्या होता है, अपवर्तित प्रकाश के लिए चाल बराबर प्रकाश की चाल बटे अपवर्तनांक, बटे में अपवर्तनांक होता दोस्तों। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, चाल, प्रकाश की चाल पता होती है 3 × 10⁸, अपवर्तनांक कितना दिया 1.5। तो ये बच्चा दशमलव हटाएंगे, यहाँ 30 होगा, 15 दूनी 30 मतलब 2 × 10⁻⁴ कितना आ गया, 8 आ गया मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद दोस्तों हमसे तरंग दैर्ध्य पूछा है। तो तरंग दैर्ध्य बराबर क्या होगा, माध्यम के लिए तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा डैश बराबर लैम्डा बटे में n होता है दोस्तों। लैम्डा की वैल्यू कितनी है 6000 एंगस्ट्रॉम बटे n कितना 1.5 है। इसको भाग करेंगे 15 चौके 60 बराबर 4000 एंगस्ट्रॉम हमारे पास आंसर आएगा। अगला बोल रहा है कि परावर्तित प्रकाश के लिए ही करना है। तो भैया दूसरा में परावर्तित प्रकाश के लिए होता क्या है, परावर्तित प्रकाश के लिए जो भी आवृत्ति होती है, जो भी तरंग दैर्ध्य होती है वो अपवर्तित प्रकाश के बराबर होती है। तो यहां लिख सकते हैं परावर्तित प्रकाश के लिए, परावर्तित प्रकाश के लिए तरंग दैर्ध्य आवृत्ति तरंग दैर्ध्य आवृत्ति तथा चाल बराबर होता है, या वही रहता है, चाल बराबर होता है दोस्तों। तो अगर चाल बराबर होगा तो इसकी भी चाल क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी, तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। मतलब लैम्डा बराबर यहाँ भी क्या आएगा 6000, जो हमें पहले में दिया गया है। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा समाप्त हुआ, और 7, 8 और 9 हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है बड़ी हो रही है। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।